हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एच फाउंडेशन क्लासेस। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के बारे में आगे जानकारी लेंगे। आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। तो हमने जर्मन का एकीकरण, इटली का एकीकरण सबके बारे में पढ़ा था। फ्रांस में जो गणतंत्र स्थापित हुआ था उसके बारे में पढ़ा था। अब हम ब्रिटेन का एकीकरण पढ़ेंगे। भाई ब्रिटेन में राष्ट्रवाद कैसे हुआ था, तो भाई ब्रिटेन में राष्ट्रवाद कैसे हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो भाई ब्रिटेन की जो कहानी है वो थोड़ी सी अलग है। क्यों भाई? ब्रिटेन की कहानी में क्या हुआ था कि कोई क्रांति नहीं हुई थी। ये जो ब्रिटेन में हुआ था, ये कोई क्रांति नहीं हुई थी, ये एक प्रक्रिया हुई थी, बहुत लंबी चली थी ये, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा देश है जिसके अंदर क्रांति नहीं हुई थी, बहुत लंबी प्रक्रिया चली थी, तो अपन क्या लिखेंगे? ब्रिटेन। तो बेटा ब्रिटेन में क्या नहीं हुआ था? कोई क्रांतिकारी घटना नहीं हुई थी। और ये किस माध्यम से हुई थी? कि एक प्रक्रिया चली थी, उसके माध्यम से हुई थी। तो बेटा ब्रिटेन के अंदर 4 देश थे। कौन कौन से देश थे बेटा? वो इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉट और आयरिश, ये 4 देश थे, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम का नाम सुना है सबने। तो ये 4 देश उसी के अंदर आते हैं अभी, ठीक है बेटा। तो क्या हुआ था कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड था, उसके मध्य एक एक्ट हुआ था। उस एक्ट का नाम क्या था? एक्ट ऑफ यूनियन। और ये एक्ट कब आया था? 1700 ईस्वी में आया था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मध्य कौन सा एक्ट हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन। और ये कब आया था बेटा? 1700 ईस्वी में आया था। और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। और क्या हुआ था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का क्या हुआ था बेटा? इस टाइम पे गठन हुआ था। ये चीज समझ में आ गई। क्वेश्चन आ जाता है कि भाई 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मध्य कौन सा एक्ट जारी हुआ था? तो कौन सा एक्ट हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन। उसके बाद आ जाता है कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मध्य किसका गठन हुआ था? तो किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था, ठीक है बेटा। यहाँ एक चीज समझ में आ गई। उसके बाद बेटा स्कॉट में क्या हुआ था, यानी स्कॉटलैंड की बात हो रही है, तो स्कॉटिश लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने और राष्ट्रीय पोशाक पहनने पर मनाही कर दी गई थी। लोग वेतन छोड़ने पर मनाही, लोग वेतन छोड़ने पर मजबूर, वतन छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। क्या हुआ था बेटा कि स्कॉटलैंड पे जो उनकी जो भाषा थी, गैलिक भाषा, वो बोलने के लिए उनको क्या कर दिया? मना कर दिया। क्या कर दिया बेटा? मना कर दिया था। और जो उनकी जो राष्ट्रीय पोशाक थी वो पहनने के लिए भी क्या कर दिया था? मना कर दिया था। तो अब क्या कि भाई जो हमारी भाषा है वो बोलने के लिए ही मना कर रहे हैं, हमारी जो पोशाक है वो पहनने के लिए मना कर रहे हैं, तो भाई वो लोग क्या हो गए? वतन छोड़ने के लिए, यानी देश छोड़ने के लिए क्या हो गए? मजबूर हो गए, ठीक है बेटा। उसके बाद एक देश और की बात होती है कि आयरिश। आयरिश में क्या हुआ था? 1801 ईस्वी में आयरलैंड को बलपूर्वक
यूनाइटेड किंगडम में सम्मिलित कर दिया गया था। किसको बेटा? आयरलैंड को। कब? 1801 ईस्वी में बलपूर्वक किसमें सम्मिलित कर दिया था? यूनाइटेड किंगडम के अंदर सम्मिलित कर दिया गया था। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या हो रही थी बेटा? बहुत धीरे धीरे चल रही थी। और ये धीरे धीरे जो प्रोसेस चल रही थी, तो उससे क्या हो रहा था? लोगों में विद्रोह जाग रहा था। ठीक है, लोगों में विद्रोह जाग रहा था और लोग क्या कर रहे थे कि भाई हमें तो अब क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन इसमें कोई क्रांति नहीं हुई थी। ये धीरे धीरे लोगों में प्रक्रिया हो रही थी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आ जाता है ब्रिटेन के अंदर कि भाई इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मध्य एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी में आया। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मध्य। उसके बाद स्कॉटिश लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने के लिए और राष्ट्रीय पोशाक पहनने के लिए मना कर दिया और लोग क्या हो गए कि वतन छोड़ने के लिए भी क्या हो गए? मजबूर हो गए थे। ठीक है बेटा, 1801 ईस्वी में आयरलैंड में क्या हुआ था? बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में सम्मिलित कर दिया था आयरलैंड को। ठीक है, कब किया था? 1801 ईस्वी में सम्मिलित कर दिया था। उसके बाद बेटा ब्रिटेन में राष्ट्रवाद पढ़ते हैं अपन। औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब ये क्या चीज है भाई? औद्योगिक क्रांति यानी वो जो हमने पढ़ी थी कि भाई औद्योगिक क्रांति आई थी जिसकी वजह से वो मध्यम वर्ग का उदय हुआ था, है ना बेटा? नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ था। उसके बाद से जो ब्रिटेन की जो आर्थिक शक्ति थी वो क्या हो गई थी? बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं, अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। कहाँ पर? ब्रिटेन में। यानी जो प्रक्रिया थी वो बहुत लंबी चल रही थी, यानी उथल पुथल कुछ नहीं हो। जैसे हमने फ्रांस में पढ़ा था कि भाई लुई 16वां आया था, उसको हरा दिया, फिर नेपोलियन आया, उसको हरा दिया, फिर चार्ल्स दशम आया था, उसको हरा दिया। तो ये सब चीजें यहाँ पर नहीं हो रही, यहाँ पे कोई क्रांति नहीं हुई। ठीक है बेटा, यहाँ पे खाली धीरे धीरे जो लंबी प्रक्रिया थी वो चल रही थी। ठीक है बेटा, 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। यानी 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन क्या नहीं था? राष्ट्र राज्य नहीं था। यानी वो राष्ट्र के राज्य में नहीं था, मतलब उसको राष्ट्र जैसे यूरोप के अंदर शामिल नहीं कर रखा था। यानी राष्ट्र राज्य उसको वो पद्धति नहीं प्राप्त थी। ठीक है बेटा, ब्रिटेन साम्राज्य में अंग्रेज एवं वेल्स एवं स्कॉट या आयरिश जैसे ढेर सारा समाज था और उस समाज को क्या कहा जाता था? नृजातीय। क्या कहा जाता था? नृजातीय। यानी अंग्रेज यानी इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरिश। ठीक है बेटा, तो इन सबको, ये सब जो देश थे हमने जिसके बारे में पढ़ा था, उन सभी देशों के समाज वालों को क्या कहा जाता था? नृजातीय कहा जाता था। ठीक है बेटा, जो आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों व द्वीप समूह का विस्तार आरंभ किया। अब जो आंग्ल देश था उसने क्या किया? अपनी शक्ति का क्या किया? विस्तार किया। यानी अपनी शक्ति और बढ़ाई और फैलाई उसको। ठीक है बेटा, और उसके साथ साथ अन्य राष्ट्रों व द्वीप समूहों पर विस्तार आरंभ किया। अन्य बहुत सारे राष्ट्रों पर और द्वीप समूह थे उस पे क्या किया? विस्तार आरंभ किया। जो अन्य द्वीप थे, महाद्वीप थे या फिर छोटे जो उप महाद्वीप होते हैं वो थे, उनके ऊपर क्या किया? विस्तार आरंभ किया। ठीक है, ब्रिटेन में अगर राष्ट्रवाद का आ जाता है तो ये पॉइंट्स अपन लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद 1688 में संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया। अब
1688 में क्या हुआ था कि भाई संसद ने क्या किया, राजतंत्र को ले लिया। इसका मतलब यहाँ पर राजतंत्र कब खत्म हो गया था, 1688 में ब्रिटेन में राजतंत्र खत्म हो गया था। ठीक है बेटा। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर कौन सा किंगडम ऑफ ब्रिटेन बनाया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। अपन ने अभी पढ़ा था कि भाई 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर किसका गठन किया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया। ठीक है बेटा। उसके बाद 1798 में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। यानी क्या हुआ बेटा कि 1798 में आयरलैंड ने क्या किया था, आयरलैंड के लोगों ने विद्रोह किया था, तो उसमें क्या हो गए, वो सक्सेस नहीं हुए, यानी असफल हो गए। तो अब 1801 में इस जबरदस्ती आयरलैंड को बलपूर्वक यानी जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर दिया गया था। किसने कर दिया गया था, वहां की जो सरकार थी उन्होंने कर दिया था। ठीक है बेटा। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों को खूब बढ़ावा दिया गया। अब जो नए ब्रिटेन के जो प्रतीक चिन्ह आए थे उनको बढ़ावा दिया गया, क्योंकि ब्रिटेन का एकीकरण हो रहा है, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद आ रहा है, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये सब हैं बेटा। उसके बाद नए ब्रिटेन में क्या किसको बढ़ावा दिया गया, प्रतीक चिन्हों को खूब बढ़ावा दिया गया। अब है बेटा अपनी बाल्कन समस्या। अब ये क्या नई चीज है, पढ़ते अपन। बाल्कन भौगोलिक एवं नृजातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था। अब अपन ने एक पढ़ा था अभी, नृजाति में कौन कौन से देश थे बेटा, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरिश। ठीक है बेटा। तो बाल्कन में क्या हुआ था, भौगोलिक एवं नृजातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था। ठीक है बेटा। जिसमें आधुनिक कौन कौन से थे, रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, सोल्वानिया, सर्बिया आदि शामिल थे। इसमें और कौन शामिल थे भाई, नृजातीय तो ये 4 थे, और भौगोलिक बाल्कन भौगोलिक में कौन कौन थे, रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, सोल्वानिया और सर्बिया आदि शामिल थे। इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को क्या कहा जाता था, स्लाव कहा जाता था। इन जो क्षेत्र हैं, यहाँ के जो मूल निवासी थे उन लोगों को क्या कहा जाता था, स्लाव कहा जाता था। छोटे क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं 1 नंबर क्वेश्चन में कि भाई स्लाव किसे कहा जाता है, तो भाई जो बाल्कन भौगोलिक एवं नृजातीय रूप में क्षेत्र में जो रहने वाले लोग थे, वहां के जो मूल निवासी थे, उन्हें क्या कहा जाता था, स्लाव कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा कहाँ पर, ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। कहाँ पर था, ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन राज्य में रोमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफी विस्फोटक हो गई थी। यानी रोमानी राष्ट्रवाद क्या हो रहा था, अब ये जो रोमानी राष्ट्रवाद है ये फैल रहा था। ठीक है। और ऑटोमन साम्राज्य क्या था, अपना मतलब साम्राज्य जमा रहा था। ठीक है। तो उससे क्या हो गया, लोग बहुत क्या हो गए, भड़क गए थे। ठीक है। विद्रोह की भावना बहुत ज्यादा आ गई थी। तो एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। यानी वो जो चीज हो रही थी वहां पे, ऑटोमन साम्राज्य का जो
साम्राज्य फैल रहा था, उससे लोग क्या करने लगे, निकलने लगे और स्वतंत्रता की घोषणा होने लगी। ठीक है बेटा। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र क्या हो गए, गहरे हो गए थे। ठीक है बेटा। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच इस तरह क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य जबरदस्त प्रतिस्पर्धा रही, जिससे यह मसला गहराती चली गई, वह जिस कारण यहाँ विभिन्न युद्ध हुए, जिसके परिणाम प्रथम विश्व युद्ध की रूप में हुई। अब क्या हो रहा था बेटा, ब्रिटेन में सब अपनी अपनी स्वतंत्रता के लिए विद्रोह होने लगा, विस्फोट होने लग गया कि भाई हम सब भड़क गए हैं, ये सब चीजें हो गई थी। ठीक है बेटा। और अपनी भाई स्वतंत्रता आ रही है तो स्वतंत्रता के समूह अलग अलग बन रहे थे वहां पे, तो इससे क्या हो गया, प्रथम विश्व युद्ध जैसी क्या हो गई, संभावना हो गई थी। यानी इसका परिणाम क्या निकला फिर इनका, कि भाई प्रथम विश्व युद्ध हो गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध किस कारण हुआ था, ब्रिटेन में जो या राष्ट्रवाद उथल पुथल हो रहा था, इस वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अब एक शब्द आता है साम्राज्यवाद। क्या आता है बेटा, साम्राज्यवाद। जब कोई देश अपने देश की शक्ति को बढ़ाता है आर्मी और अन्य साधन का प्रयोग करके, उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। यानी जब कोई देश अपनी जो शक्तियां हैं उसको विस्तार करता है और किसका उपयोग करके, आर्मी का और अन्य साधन का उपयोग, यानी शस्त्र का उपयोग करके, प्रयोग करके अपनी शक्तियों को बढ़ाता है, तो उसे क्या कहेंगे, साम्राज्यवाद कहेंगे। ठीक है बेटा। अब जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, स्वतंत्रता, ईर्ष्या, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, रूपक कहते हैं। 18वीं और 9वीं शताब्दी में रूपक का प्रयोग राष्ट्रवादी भावना के विकास और मजबूत बनाने में किया जाता था। यानी जो रूपक शब्द है इसका प्रयोग 18वीं और 19वीं शताब्दी में किस लिए किया जाता था, राष्ट्रवादी भावना के विकास को और मजबूत बनाने के लिए किया जाता था। अब राज्य की दृश्य कल्पना अपन पढ़ेंगे। 18वीं और 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। यानी जो अपन ने फर्स्ट में कल्पना दर्श पढ़ा था, है ना, वैसे ही अन्य जो कलाकार थे उन्होंने अपने जो कला को इस तरह से चित्रित किया था जैसे कोई वो क्या हो, व्यक्ति हो। ठीक है बेटा। राष्ट्र को नारी वेश में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को अब किस किस वेश में प्रस्तुत किया जाता था, राष्ट्र को एक तो नारी वेश में, राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए। जिस नारी रूप को चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यानी जिस नारी का उन्होंने चित्र बनाया था, ठीक है, वो असल में कोई महिला नहीं थी, वो एक कल्पना दर्श था। ठीक है, जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था कल्पना दर्श, वो और ऐसे बहुत से कलाकार आए थे जिन्होंने अपना अपना कल्पना दर्श बनाया था। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था। यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। अब क्या हुआ था, अपन ने पढ़ा था कि भाई जो फ्रांस में क्या हुआ था कि भाई पुरुष ही वोट दे सकते थे, लेकिन उसकी जगह उससे क्या हुआ, नारी में आंदोलन हो गया कि भाई ये क्यों हुआ, 21 वर्ष से ऊपर के पुरुष ही क्या कर सकते थे, वोट दे सकते थे। तो उनमें क्या हो गया, नारी में विद्रोह जागा महिलाओं में। उससे क्या हो गया, अब नारी का महिलाओं का आंदोलन भी अभी हम पढ़ेंगे। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियाना दिया गया। अब जो इन्होंने बनाया था चित्र, उसके ऊपर जो महिला बनाई गई थी
वो उस छवि को उन्होंने किस किस नाम दिया, जो हमने ईसाई जो कहानियाँ पढ़ी है उसके अंदर एक बहुत फेमस नाम आता है मारियाना, ठीक है, उसका नाम उसे दिया गया। ठीक है बेटा, उस चित्र को दिया गया जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। इसी प्रकार जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का था। अब फ्रांस का कौन था बेटा? मरियाना, और जर्मेनिया जर्मन का कौन था बेटा? जर्मेनिया। ठीक है, ये चीज छोटे क्वेश्चन में आ जाती है कि भाई फ्रांस का क्या था? मरियाना, कल्पनादर्श, है ना, और जर्मन का क्या था? जर्मेनिया, जिसमें महिला को इंगित किया गया था। उसके बाद राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान। अब राष्ट्रवाद का उदय हुआ था जिसमें पुरुष वर्ग को आगे किया जा रहा था, तो अब इसमें कुछ महिलाओं ने भी योगदान दिया था। क्या योगदान दिया था? राजनीतिक संगठन का निर्माण करना, यानी जो राजनीतिक संगठन यानी जो गुट होते हैं उनका क्या करना? निर्माण करना। समाचार पत्रों का प्रकाशन करना, ये सब कौन कर रहा है? महिलाएं कर रही है। ठीक है बेटा, मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष, यानी उन्हें भी वोट देने की अनुमति मिले, इसके लिए उन्होंने क्या किया था? संघर्ष किया था। ठीक है बेटा, राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लेना, यानी राजनीतिक जो बैठक होती थी बेटा उसमें हिस्सा लेना, और जो आंदोलन होते थे, प्रदर्शन होते थे किसी के खिलाफ, तो उसमें भी महिलाएं आगे आके क्या करने लगी? हिस्सा लेने लगी। ठीक है बेटा, अब हमने एक प्रतीक चिन्ह पढ़ा था अभी, तो विभिन्न प्रतीक चिन्ह और उनका अर्थ, जैसे टूटी हुई बेड़ियां है तो उसका महत्व क्या था बेटा? उसका अर्थ क्या था? आजादी मिलना। बाज छाप वाला कवच, यानी बाज छाप वाला जो कवच होते हैं ना, प्रोटेक्शन के लिए बेटा कवच होते हैं जो सेनापति सेना में लोग पहनते थे, ठीक है, जिसपे बाज की छाप लगी हुई होती है, उसका अर्थ क्या था? जर्मन समुदाय की प्रतीक, यानी शक्ति का प्रतीक था वो बेटा। ठीक है, किसकी शक्ति का? जर्मन समुदाय वाली शक्ति का। बलूत पत्तियों का मुकुट वीरता का प्रतीक था। तलवार मुकाबले की तैयारी करने का, इसमें से भी एक क्वेश्चन जरूर बैठता है, क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ठीक है बेटा, तलवार पर लिपटी जैतून की डाली शांति की चाह, काला लाल और सुनहरा तिरंगा उदारवादी राष्ट्रवाद का झंडा, उगते सूर्य की किरण एक नए युग की शुरुआत। तो इस तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। इसके अंदर हमने फ्रांस के अंदर जो क्रांति हुई थी उसके बारे में, फ्रांस में जो गणतंत्र आया था, पहले राजतंत्र था, फिर प्रजातंत्र आया, फिर वापस राजतंत्र आया, उसके बाद फ्रांस में क्या हुआ? गणतंत्र हुआ था। ठीक है बेटा, उसके बाद इटली का एकीकरण, उसके बाद जर्मन का एकीकरण, उसके बाद ब्रिटेन का एकीकरण, उसके बारे में हमने जानकारी ली थी। तो इस तरह से यूरोप में क्या हुआ? राष्ट्रवाद हुआ। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आगे हम और चैप्टर्स की जानकारी लेंगे। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। इस चैप्टर में से कम 5 या 6 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर बैठते हैं बेटा, 5 या 6 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर बैठते हैं, तो इससे अच्छे से प्रिपेयर करें। थैंक यू सो मच।